आप सभी को मेरा नमस्कार। मैं हूं नन्हे पहलवान और आप देख रहे हैं हमारा चैनल बाबा की खरी खोटी। साथ में है लकी टॉक से वीरेंद्र धीमान। वीरेंद्र भाई, जय श्री राम, नमस्कार। नमस्कार जी, जय श्री राम। ये वीडियो हमारे दोनों चैनल्स का एक साझा वीडियो है जिसमें मैं अपने पॉइंट्स रखूंगा, लकी भाई अपने पॉइंट्स रखेंगे। लकी भाई का ये इंट्रो है कि ये पंजाब में एक बहुत ही सक्सेसफुल बिजनेसमैन थे, पर जैसा कि आम पंजाबी को एक कीड़ा काटता है, मैं भी कनेडा को जाना है, इनको भी कीड़ा काटा था। गए ये लीगली थे, ये वहां लीगल इमिग्रेंट थे, नॉट इलीगल इमिग्रेंट। 1.5 से 2 साल कनाडा और अमेरिका में लगा के वापस आए हैं और अब लोगों को अपने वीडियोस के माध्यम से जागरूक कर रहे हैं कि वो जो स्वर्ण नगरी, वो स्वर्ण सोने की दुनिया तुमको दिखाई जा रही है, एक्चुअली वो नरक से भी ज्यादा बदतर है। आज के हालात ऐसे हैं। लक्की भाई, अपनी वीडियो की शुरुआत करने से पहले मैं आपको एक फोटो दिखाना चाहूंगा। इस फोटो को आप जरा ध्यान से देखिएगा। पंजाब दे बुजुर्ग कनेडा च तोड़न बेरियां। मेरा आज की इस वीडियो का यही टाइटल है कि कैसे हमारे, मैं सिर्फ पंजाब या पंजाबियत से इसको नहीं जोड़ूंगा, मैं बुजुर्गों की बात करूंगा। मैं पूरे विश्व के हर एक बुजुर्ग की बात करूंगा, वो चाहे किसी जात धर्म संप्रदाय से आते हो, कि कैसे इन कंट्रीज में, ये जो अपने आप को फर्स्ट वर्ल्ड कंट्रीज कहती है कि हम तो ओवर डेवलप्ड हैं, वहां कैसे हमारे उनके अपने खुद के बुजुर्गों का शोषण हो रहा है। उसमें एक ये इंपॉर्टेंट पार्ट है कि इंडिया से गए बुजुर्ग भी वहां कैसे उम्र दराज 60-70 साल के बुजुर्गों को भी सर्वाइवल के लिए वहां काम करना पड़ता है, जब उनके बच्चे वहां वेल सेटल्ड हैं। मेरा पहली वीडियो का पहला पॉइंट यही है। मैं आपको एक वीडियो भी दिखाना चाहूंगा, उसका हम सिर्फ 30 सेकंड का एक पार्ट देखेंगे। एक पंजाबी लड़के ने आज से 6 साल पहले अपने यूट्यूब चैनल पर डाली थी, मैं उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा। उस वीडियो को जरा ध्यान से देखिए आप लोग। हाँ जी। मैं इंडिया च भेजूंगा ना, मैं दिखाऊंगा उत्थे जेडे उन्हां नूं वहम आ लोकां नूं। कमले होए पए आ। हाँ जी। ये वीडियो तो 2.25 मिनट की बहुत लंबी हो जाएगी, पर इसमें मैंने जो 2-3 पॉइंट नोटिस किए हैं कि उसमें एक बुजुर्ग महिला पीछे से कह रही है, जिनकी बाद में हमने वीडियो भी देखी, कि कमले हो या लोग जड़ा इथे आना चाहते हैं। इसमें ये जितने भी 10-20-5 बुजुर्ग दिखाए गए, ये सारे आपने देखा कि उम्र दराज थे और सारे सिख बैकग्राउंड या पंजाबी बैकग्राउंड को बिलोंग करते थे। तो क्या, एक बात बताइए, ऐसी वीडियोस आती रहती हैं। मैं अभी इस वीडियो के, अभी जब आपका इंट्रो आप कर देंगे इस वीडियो का, तो मैं एक वीडियो और दिखाऊं। इसमें एक बुजुर्ग सरदार जी हैं जो कह रहे थे कि पिंड च मैं सरपंच सी, पिछे पंजाब च मैं पिंड दा सरपंच सी, मैं 4-4 भईए रखे सी काम करन नूं, ते जे इत्थे काम ना करा ते मेरे घरदियां ने, मेरे बच्चियां ने मेरा मंजा रोड ते मारना चक। क्या इन बातों में कोई सच्चाई है? सच्चाई की बात तो ऐसे है नन्हे पहलवान जी के, अगर सच ना हो तो कोई दुनिया में ऐसे क्यों बोले। झूठ में कोई अपनी बड़ाई तो कर सकता है, सच में कोई अपनी दुख दर्द तो सच में सुनाएगा ना। दुख दर्द है, देखो सीधी सी बात है, ये हमारी धरती है, यहाँ पे बेले बह के भी आप रोटी खा सकते हो। हालांकि ये कोई सुशोभनीय बात तो नहीं है, अच्छी बात तो नहीं है कि वेले रहो रोटी खाओ, लेकिन इस धरती पे इतनी बरकत है, क्या वेले भी हो तो भूखे नहीं मरोगे। ये है, ये सच है यहाँ का हमारा। वहां की धरती में ऐसा नहीं है, वहां पर आपको काम करना पड़ेगा अगर आपको सरवाइव करना है। आप बुजुर्ग की बात तो छोड़ दो भाई, जो जवान बंदे हैं वो वेले नहीं रह सकते, उनको काम करना ही पड़ेगा। अच्छा, एक बंदे को नहीं, उसकी वाइफ को भी काम करना ही पड़ेगा। औरत भी दुनिया में निकल के काम करेगी। ये कल्चर हिंदुस्तानी तो नहीं है, ये कल्चर तो वेस्टर्न कल्चर है जो अब इंडिया में आ चुका है, राइट। और लेडीज भी घर से निकल के काम करेगी। हमारे कल्चर में तो लेडीज घर से निकल के काम नहीं करती थी, वो घर में काम करती थी, बुजुर्गों की सेवा करती थी, बच्चे पैदा करती थी, बच्चों को पालती थी, घर संभालती थी। हमारे सभ्यता में उसको गृह लक्ष्मी कहा जाता है। हर यज्ञ, हर पूजा से पहले उसको साथ में बिठाया जाता है। हर दिन त्योहार में पहले उसकी पूछ होती है, जी बताओ कैसे करना है। मुझे आज भी याद है, मेरे घर में दादी जब तक जिंदा थे, तो मेरे पिताजी 7 भाई बहनों में सबसे बड़े थे, तो जब भी कोई घर में शादी थी, कोई फंक्शन था, कोई कोई पैदा हुआ, कोई मर गया, कोई कहीं आना है जाना है, तो मेरी मम्मी और मेरे पिताजी हमारी दादी के पास पैसे बैठ के पूछते थे, माता जी कैसे करना है, ऐसे कर ले। तो माता जी बोलते हैं हाँ कर लो।
उनकी हाँ और ना इतनी इंपॉर्टेंट होती थी, वो भी तो औरत थी। तो बहरहाल हम इस वापस आते हैं। तो औरतों का घर में ही एक पूरा सल्तनत होती थी जिसको वो चलाती थी। बाहर की दुनिया में जाके पैसे कमाने का कल्चर वेस्टर्न दुनिया से आया है। उस दुनिया में अब तो यहां भी हो गया, महंगाई का दौर है या है वह, उस बातों में जाएंगे। वहां की दुनिया में अगर मर्द अकेला कमा रहा है और वाइफ और बच्चे घर पे हैं तो वो गरीबी लाइन से भी नीचे रहेंगे, उनके खर्चे भी अच्छे से पूरे नहीं हो पाएंगे। उस दुनिया में जिंदा रहने के लिए हस्बैंड और वाइफ दोनों को काम करना पड़ेगा। ये मैं नहीं बोल रहा हूं। हमारे इस वीडियो को जितने भी लोग देखेंगे या जो बाहर रहते हैं, तो पंजाब में हर घर से कोई ना कोई बाहर रहता है, सबको पता है हस्बैंड वाइफ दोनों काम करते हैं। और वहां पर बच्चे हैं, बच्चों को डे केयर में छोड़ के हस्बैंड वाइफ दोनों काम पे जाते हैं। अगर डे केयर का खर्चा उन्होंने अफोर्ड नहीं करना है तो हस्बैंड दिन में जॉब करेगा, वाइफ रात में जॉब करेगी, या वाइफ दिन में जॉब करेगी, हस्बैंड रात में जॉब करेगा, ताकि एक टाइम पे बच्चों को कोई एक पार्टनर संभाल सके जिसको जैसी जॉब मिलेगी इस तरह से वो मैनेज करते हैं। अगर डे केयर अफोर्ड नहीं करते हैं तो, अगर इनकम कम है। अब दूसरी बात आती है, आप कितने ऐसे लोगों को इमिग्रेंट्स को जानते हैं जो यहाँ से अकेला लड़का गया तो उसने साथ में मम्मी डैडी को बुला लिया। उसको मम्मी डैडी की वहां पे जरूरत ही नहीं है, बुजुर्गों की। अकेला काम कर रहा है, आ रहा है, खा रहा है, सो रहा है, फिर काम कर रहा है। यहाँ से बुजुर्ग कौन से जाते हैं? यहाँ से बुजुर्ग जाते हैं यहाँ, वहां पे लड़का है, उसकी वाइफ है, उसके 2 बच्चे हैं। अब उसको 2 बच्चों को संभालने के लिए कोई चाहिए तो वो बुजुर्ग ही काम आएंगे। बुजुर्ग पीछे अकेले हैं तो वो बुजुर्गों को वहां बुला लेते हैं। तो बुजुर्ग घर में रह के बच्चों को संभालते हैं और वो दोनों मियाँ बीवी पैसा कमाते हैं, घर खरीदते हैं, घर की मॉर्गेज देते हैं, कार की इंस्टॉलमेंट्स देते हैं, और वो जो वहां की मुख्य धारा है उसमें अच्छे से शामिल होने की कोशिश करते हैं ताकि 2 कमाइयां अच्छे से आ सकें। अब जब यहाँ वहां पे बुजुर्ग पहुंच गए हैं, अब जिनके तो बच्चे बहुत छोटे हैं तो बुजुर्ग उनका केयर टेकिंग का काम करते हैं। जिनके बच्चे अब थोड़े बड़े हो गए हैं उनको केयर टेकिंग की जरूरत नहीं है। अब बुजुर्ग क्या करेंगे वहां पे? अब बुजुर्ग वहां पे घर में अकेला बैठ नहीं सकते हैं। वहां का इकोसिस्टम जो है वो वेले बंदे को रहने ही नहीं देता, आपको काम करना ही है। तो वो निकल के काम करेंगे। भैया बताओ, जिस आदमी की उम्र 60 साल 65 साल 70 साल है, तो 60-65 साल की उम्र के कितने बुजुर्गों को हम और आप लोग जानते हैं जो एजुकेटेड रहे हों? कम ही पढ़े रहे होते होंगे उस वक्त में, 6 8 10। स्किल के नाम पर उनके हाथ में क्या होता है? जो जॉब्स या जो लक्की भाई का कैमरा काम फ्रीज उन्होंने हो यहाँ गया। पर कर रखे हैं वहां पर उनकी वैल्यू 0 है। तो वो क्या करेंगे? वो कोई ना कोई लेबर जॉब ही तो करेंगे। वो किसी और के घर में जाके केयर टेकिंग करेंगे, और किसी और के घर में जाके क्लीनिंग जॉब्स करेंगे, किसी खेतों में जाके बेरियां तोड़ेंगे, राइट? ऐसे ही काम करेंगे जहां पर वो बस थोड़ा सा टाइम पास कर ले और खर्चा पानी निकल आए। तो वहां पर बुजुर्गों को भी काम करना पड़ता है, ये एक सच है। अगर उनके बेटा बेटी बहुत अच्छे फाइनेंशियली वेल सेटल्ड है तो फिर ना भी करना पड़े तो घर में वो घर की देखभाल कर लेते हैं। चलो, घर की देखभाल करना, बच्चों को पालना तो मैं प्राउड की बात मानता हूं, उसमें कोई गलत बात नहीं है। लेकिन जब बच्चे थोड़े बड़े हो गए तो उनको बाहर जाना ही है, उनको बाहर काम करना ही है। घर में रह के तो पागल हो जाएंगे। आस पड़ोस नहीं है, कोई दिन त्योहार नहीं है, कोई मिलने नहीं आ रहा, आप किसी को मिलने नहीं जा रहे। कनाडा में तो 6 महीने घर से बाहर घुटनों घुटनों तक आपके बर्फ जमी हुई है, कहाँ जाओगे भाई साहब? घर में तो अच्छा खासा हेल्दी जवान बंदा पागल हो जाए घर में बैठा बैठा, बुजुर्ग तो क्या क्या ही करेंगे, राइट? और वो भी जो अपनी मिट्टी से, अपने सर्कल से इतना दूर है, तो वहां पे काम करना ही पड़ेगा। इकोसिस्टम ही ऐसा है। या जैसा कि लक्की भाई आपको पता है, कल 104 इलीगल इमिग्रेंट्स को लेके पहला जहाज अमृतसर में लैंड किया है, और उसमें ना एक फैमिली है दसुआ, जलंधर से, हाँ दसुआ, जलंधर से पठानकोट जाते हैं, वहां का लड़का है। उसके फादर बता रहे थे कि 60 लाख रुपए का कर्जा है। तो कल हमारी एक वीडियो हुई थी, मैंने यही तो बताया था, जब आपने कहा 30-40 लाख लगता है, तो मैंने कहा नहीं जी, अब 40 से 70 लाख लगता है। तो 60 लाख का तो लाइव आ गया। मैं एक वीडियो और दिखाऊंगा, इससे आप लोगों को वहां की एक और सच्चाई पता चलेगी। देखिए, मैं तो ये कहूँगा भी उन्होंने बच्चों को नहीं इधर भेजना चाहिए, जिदा कोई इधर आपका खास रिलेटिव ना नहीं होवे तो भेज दिओ, जो नहीं रिलेटिव तो इन्ने पैसे ला के इधर नहीं भेजो। सारे नशे मिलते हैं, ड्रग भी मिलते हैं, डोडे भी मिलते हैं, पीन भी मिलती है, किहड़ा नशा नहीं मिलता? सब कुछ मिलता। गल मैनू कहता तू दाल च लून मिर्च देखण जानदा, सब्जी पता हो जानदा, कहता कि इत्थे ना देखी। मैं क्यों? कहता इत्थे जो तू लून मिर्च देखण लग गया ना, वध घट कहण लग गया, दूजे ने राइट वे मंजा तेरा रोड ते तेरे खाते तेनू मत्था टेकण नहीं पैसे मिलने आ,
ਉਹ ਤੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪੈਸਾ ਮਿਲਣਾ ਕੋਈ, ਉਹ ਘਰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦਾ। ਕਮਾਈ ਕਰੇਗਾ ਤਾਂ ਘਰ ਦੇ ਸਾਂਭੋਗੇ, ਜੇ ਤੂੰ ਨਾ ਕਮਾਈ ਕਰੇ ਤੈਨੂੰ ਬਿਰਧ ਆਸ਼ਰਮ ਛੱਡਣਾ, ਤੈਨੂੰ ਸਾਂਭਣਾ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਉਹਨਾਂ ਨੇ। ਆਪਦੇ ਬੱਚੇ ਵੀ ਗਵਾ ਲਏ, ਆਪਦੀ ਸੱਭਿਅਤਾ ਵੀ ਗਵਾ ਲਈ, ਆਪਦਾ ਧਰਮ ਵੀ ਗਵਾ ਲਿਆ। ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਫਸ ਗਿਆ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਘੱਟ ਨਹੀਂ। ਤੇ ਸਰਪੰਚੀ ਕਰਦੇ ਸੀ, 4-4 ਲੇਬਰ 'ਚ ਬੰਦੇ ਰੱਖੇ ਹੋਏ ਸੀਗੇ। ਇੱਥੇ ਅਸੀਂ एक बुजुर्ग थे पंजाब से, इन्होंने अपना बैकग्राउंड बताया कि पिंड के सरपंची भी करते सी, मतलब गांव के प्रधान प्रमुख सरपंच भी थे, 4-4 लेबर भी थे। और वहां जाकर अब कहते हैं कि हमने पंजाबियत भी खोली, बच्चे खोली, सभ्यता खोली। अगर आपका यहाँ कोई रिश्तेदार नातेदार है जो आपके बच्चे को संभाल सके तब तो भेजो, नहीं तो इतने इतने पैसे लगा के मत भेजो। ड्रग्स इजीली अवेलेबल है, चिट्टा, पुक्की, अफीम, स्मैक इजीली अवेलेबल है। तो आप एक बात बताइए, जैसा मैंने आपको बताया कि पेरेंट बता रहे थे कि 60 लाख रुपए लगा के हमने बेटा अमेरिका भेजा था वाया डोंकी, वहां पकड़ा गया और आज वापस कल वापस रिपोर्ट कर दिया। 18,000 लोगों की लिस्ट तो इंडियन गवर्नमेंट के साथ शेयर हो चुकी है, जिन लोगों को उन्होंने पकड़ लिया और वापस भेज रहे हैं। और अभी 2-3 दिनों से पिछले लगातार वहां ऐसी वीडियो सरफेस हो रही हैं पंजाबी ऑनलाइन यूट्यूब चैनलों पे, जहां पर पुलिस क्रैकडाउन कर रही है स्टोर्स में कि कौन इलीगल यहाँ इमिग्रेंट काम कर रहा है। आपको नहीं लगता कि ये स्थिति बहुत ज्यादा भयावह होने वाली है पंजाब के लिए, हरियाणा के लिए और जी गुजरात के बिल्कुल, लिए? जी बिल्कुल, बहुत ज्यादा। इस बात से नहीं कि जो गए हैं उनको वापस भेज दिया जाएगा, वो एक एस्पेक्ट ऑफ द टॉपिक है। दूसरा एस्पेक्ट क्या है कि वो बंदा 60 लाख रुपया लगा कर गया है, कर्जा उठा के, जमीन बेच के, गहना बेच के, पहली बात। दूसरी बात, वो जान का खतरा मोल लेके गया है, डंकी लगा के, कूद फांद के। जितने महीने, जितने दिनों तक वो बच्चा, वो लड़का अमेरिका पहुंच के फोन नहीं करता ना जी मैं पहुंच गया, तब तक माँ बाप की जान यहां पे अटकी रहती है कि हमारा जवान बच्चा पहुंच। इतना बड़ा रिस्क लेकर गए होते हैं, वहां जाकर के फिर जॉब ढूंढनी है, काम करना है, सेटल होना है। तो ऐसी बहुत सारी बातें हैं। वो वापिस आ जाएंगे, इसमें ये नहीं है कि उसके पीछे दुख किस बात का है। दुख इस बात का है कि इतना पैसा है, इतना कर्जा है, इतनी जान का खतरा लेकर गए थे, अब फिर वापिस आ गए हैं। ये बातें हैं। इससे ऊपर एक बात है, जो आदमी 60-70 लाख रुपया कर्जा उठा के वहां जा रहा है, जान का खतरा मोल लेके जा रहा है, सोचो वो यहां से कितना ना उम्मीद रहा होगा कि यहां मेरा कुछ नहीं बनना है, मेरा इतने कुछ नहीं बनना, मेरे लिए तो एक ही सोल्यूशन है कि मैं बाहर जाऊं। अब वो इस नाउमीदी से निकल के वहां पहुंच गया था, स्वर्ग में पहुंच गया था। अब वहां से उसको निकाला मिल गया, अब उसकी नजर में वो वापस नरक में आ गया है। अब वो और प्रॉब्लम में, अभी बड़ी मुश्किल से तो निकला था, कर्जा लेके, जान का खतरा उठा के पहुंचा था, अब मैं फिर वापस वहीं पहुंच गया, जीरो पे, बैक टू पवेलियन हो गया हूं। अब क्या करूंगा, नाउम्मीद तो वो पहले ही था, ऊपर से आस पड़ोस वाले रिश्तेदार नहीं जीने देंगे, तंज कसेंगे, क्या बना, भेज दिया, निकाल दिया, लोगों की बातें सुननी पड़ेंगी। तो समाज में एक अजीब किस्म की, जो लोग इतना रिस्क लेके, आखिर देखो भाई सच बात तो यही है ना, है ना। वो शेर है ना, कुछ तो बात रही होगी, यूं ही कोई बेवफा नहीं होता। कुछ तो उनकी जिंदगी में रहा होगा ना, जो इतना पैसा कर्जा कर के भी वो गए, कुछ तो दुख रहे होंगे ना। अब वो वापस उसी में है। तो और वो एक दो नहीं है, अभी 18,000 की लिस्ट आई है। और ऐसा तो नहीं है कि अगर अमेरिका में 50 लाख लोग इलीगल या इमिग्रेंट्स ऐसे हैं तो 50 लाख ही भेज देंगे, वो ऐसा तो नहीं होगा भाई, ये प्रैक्टिकल पॉसिबल नहीं है। पर कुछ हजार या कुछ लाख को भेजने का तेवर तो उनका सारी दुनिया को नजर आ रहा है। जितनों को भेज देंगे वो तो पंजाबी च कहने रुल गए, करजाई भी हो गए और कुछ हाथ भी नहीं लगा। और फिर दोबारा पैसा इतना लगा के जा पाना, खतरा मोल लेके पहुंच पाना, कितनों में वापस हिम्मत रहेगी ये भी नहीं पता। और जो वहां के तेवर हैं वैसे हौसला तोड़ रहे हैं। और यही बात नहीं है कि वहां से उनको वापस भेजा जा रहा है। भाई साहब, जो वहां पर रह रहे हैं उनके ऊपर भी तो तलवार लटकी हुई है ना, वो भी तो डर रहे हैं, पता नहीं कब हमारा नंबर लग जाएगा। सिर्फ उनको होल्ड करके वापस नहीं भेजा जा रहा। जहां पर जो भी इलीगल इमिग्रेंट्स काम कर रहे हैं, उन इलीगल इमिग्रेंट्स को
जहां पे वो जॉब कर रहे हैं उनको भी तो वार्निंग्स मिल गई हैं कि अगर आपके पास बिना पेपर का कोई बंदा काम करेगा तो आपको फाइन लगेगा। फाइन लगेगा मतलब आपका रैकेट खराब हो जाएगा। तो वो भी डर के मारे अब जॉब्स नहीं देंगे तो काम भी नहीं मिलेगा। तो जो वहां नहीं, रह रहे हैं, ये तो कंफर्म है कि काम अब वहां आपको नहीं मिलेगा। अरे वहां भाई, का आदमी अपनी स्टोर, अपनी दुकान, अपने बिजनेस को रिस्क कभी नहीं लेगा। अरे देखो, काम तो हमारे हमारे इंडिया में सही बात बोले ना, हमारे जिले में कोई बढ़िया एसपी, ट्रैफिक एसपी कोई आ जाए और वो 4 दिन हेलमेट का चालान करना शुरू कर दे, 20 लाख की आबादी वाले शहर में जहां कोई हेलमेट नहीं पहनता, 4 दिन सिर्फ नाका लग जाए और 200 200 500 लोगों का चालान हो जाए ना, तो 5वें दिन में सारा शहर हेलमेट पहनना शुरू कर देता है। खौफ इसको बोलते हैं। सारे शहर जी, का चालान तो नहीं करता है ना वो, सेम निकालेंगे कुछ को, खौफ सबको आएगा। 4 दुकानदारों को, 4 बिजनेसमैन को वार्निंग मिल जाएगी, उनका रिकॉर्ड खराब हो जाएगा। बाकी कहेंगे भैया ये जोड़े हाथ, हम खुद काम कर लेंगे, बिना पेपर का बंदा नहीं रखेंगे। उनको जी, भाई साहब लोन नहीं मिलेगा, लोन कैंसिल हो जाएंगे, बिजनेस बंद हो जाएंगे, लाइसेंस रद्द कर देते हैं 1 मिनट में वहां पे। अगर आप लॉ एंड ऑर्डर के साथ कंपैटिबल नहीं हो, उनके साथ इन अलाइन नहीं हो, तो जो जॉब दे रहे थे अब वो नहीं देंगे। वो आपको रोटी खिलाने के लिए अपनी रोटी पे लात नहीं मारेंगे। तो ये माहौल बन रहा है, ये हो रहा है वहां पे राइट नाउ। तो डेफिनेटली तलवार लटकी हुई है, लोग डरे हुए हैं। और उससे ज्यादा तलवार उन लोगों पर है जिन्होंने 20 25 50 लाख दे दिया हुआ है और वो इन क्यू थे, लाइन में थे। अब वो ये सोच रहे हैं कि हमने एडवांस भी दे दिया है या पूरी पेमेंट भी दे दी है, एजेंट अब आराम से बैठेगा नहीं, ये देखते हैं जी अभी टाइट है, अभी नहीं जाने दे रहे, उनका पैसा तो जा चुका है। अब उनको 2 महीने इंतजार करना पड़ेगा, 2 साल इंतजार करना पड़ेगा, नहीं पता। जो वापिस आ गए हैं, जो जाना चाह रहे थे, लाइन में थे, उनका वो हिसाब है, ना घर के ना घाट के। जी। ठीक है, आपने एक बात बहुत सही बता दी कि भैया 2 सदी बाद जाओगे कि 2 दिन बाद चले जाओगे, अब ये कंफर्म नहीं है। मैं आपको एक बात बता दूं, हमारे एक नोन है, वो एमईए में है, मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स में। वो जब बच्चे वहां आए हैं तो उनको उन्होंने रिसीव किया है, और हर बच्चे की उन्होंने अपने स्तर से काउंसलिंग करने, इंडियन गवर्नमेंट ने हर एक वहां आने वाले आदमी की काउंसलिंग की है कि देखो अगले 5 साल तो तुम कहीं अब जा नहीं पाओगे, तो अभी ट्राई भी मत करना। पर उन्होंने कहा है कि कहते भाई मैं तो इस डिपार्टमेंट में 20 साल से नौकरी कर रहा हूँ, और ऐसे कहता ये केस कहता आपके लिए नया है, कहता 2023-24 में भी कहता कई हजार लोगों को डिपोर्ट किया था अमेरिका ने, कहता वो बातें हुई नहीं, कहता हर साल लाखों लोग डिपोर्ट होके आते हैं, पर कहते मास डेपोर्टेशन इस बार हुआ है। कहते ये वर्ल्ड, कहता एक्चुअली हुआ क्या, डोनाल्ड ट्रंप ने तो सबके सामने कह दिया ना कि सारे इलीगल इमिग्रेंट, कहता होता क्या गवर्नमेंट इलीगल इमिग्रेंट्स पकड़ती हैं, भेज देती हैं, कहता हम यहाँ रिसीव कर लेते हैं, कहता वो कहता न्यूज बनती नहीं है। कहता इस बार ये हो गया हाईलाइटेड मामला, कहता डोनाल्ड ट्रंप ने बोल के कर दिया हाईलाइट। कहता है हम तो हर एक आदमी को यही समझाते हैं, हर डिपोर्टी को, कि भाई मत ले पंगा, 2 4 5 साल यहीं कोई काम करो, 5 साल बाद फिर फ्रेश पासपोर्ट पर नया ट्राई करना। कहता लेकिन ये सुधरेंगे नहीं। कहता कुछ तो ऐसे थे वो आज आए और कहता वो कल जुगाड़ में लग जाएंगे, वापस जहाज कहाँ का चढ़े। कहते नया पासपोर्ट बनाएंगे, कहता कोई नया जुगाड़ लगाएंगे, कोई नए, कहता पंजाब का आदमी हरियाणा से बनाएगा, हरियाणा वाला दिल्ली से बनाएगा, दिल्ली वाला यूपी से बनाएगा, कहीं बंगाल से बनाएंगे, हैं, कहते जहां से बन जाएगा कहता वहां से बनाएंगे। कहता पर ये जाएंगे। ठीक है, कल जब हमने और आपने एक वीडियो बनाई थी उस पर एक आदमी ने कमेंट किया है, वो कमेंट मैं आपको दिखाना चाहूंगा, फिर इस कमेंट के थ्रू हम बात करेंगे कि अगर आपने जाना है तो भैया फिर क्या करके जाओ। बाबा जी इस भुक्तभोगी ने अंगूर खट्टे हैं कहा जाता है, no sane mind will return willingly, all grapevine is from the people who couldn't manage to get permanent residency or were lacking skills and attitude to survive। ये जो भाई साहब हैं इनका नाम है माइक, इनके चैनल का नाम है माइक्स ऑसी टेल्स। ये ऑस्ट्रेलिया के नागरिक है, ऑस्ट्रेलिया की कहानियां सुनाते हैं कि ऑस्ट्रेलिया में कैसे होता है। तो उन्होंने ये कमेंट किया है कि आपके लिए कि आपके अंगूर खट्टे थे, आप नहीं पीआर हो पाए। चलिए आपको इनको आपका बैकग्राउंड भी पता नहीं है, उन्होंने कमेंट कर दिया, आपकी एक वीडियो देखी, इस पर हम बात कर लेते हैं। तो इस पूरी वीडियो में मुझे एक बात बहुत सही लगी, लैकिंग स्किल्स। आप ये तो मानते होंगे ना कि जाने वाले 99% लोग बिना कोई टेक्निकल स्किल सीखे चले जाते हैं, और फिर जाके वहां जिस चीज का वो 20 से 30 डॉलर घंटा भी कमा सकते थे, वो फिर वो 3 से 5 डॉलर में भी वो काम करते हैं। अगर ट्रक ही चलाना था तो यहाँ बेसिक ट्रक स्किल्स तो सीख के जाते, लेकिन नहीं, बस चले जाते हैं, फिर वहां परेशान होते हैं। इस पे आप, क्योंकि भाई आप तो खुद भुक्तभोगी, आप तो रह के आए हैं 2 साल, तो आप ज्यादा बेटर समझाएंगे। जी
ये भाई साहब के कमेंट का छोटा सा जवाब दूं कि जरूरी नहीं है? नहीं तो हल्का सा दे सकते हैं। देखिए मैं बताऊं, मैं तो हमेशा शुरू से कहता हूं, अगर आपके आसपास आपके आलोचक नहीं होंगे तो आप जीवन में कभी ग्रो नहीं कर पाएंगे। आलोचना बहुत जरूरी है। अरे मैं तो आलोचना को बहुत अच्छा मानता हूँ। जी, अगर आपकी जिंदगी में आपकी आलोचना हो रही है तो इसका मतलब है आप कुछ अच्छा कर रहे हैं। आप ग्रो अगर कर आप रहे आपकी हैं। आलोचना नहीं हो रही है तो आप कुछ नहीं कर रहे भैया, निखित दो आप। तो जी, छोटी सी बात बताता हूँ, इन्होंने बोला स्किल्स और एटीट्यूड। भाई साहब, नॉर्थ अमेरिका में जब कोई नया इमिग्रेंट जाता है तो वहां की सबसे बढ़िया जॉब जो मानी जाती है, जो सबसे बढ़िया लाइसेंस माना जाता है नए बंदे के लिए, अगर उसको मिल जाए तो वो ट्रकिंग कमर्शियल ड्राइविंग लाइसेंस CDL ही है, और उसके बाद ट्रकिंग में जॉब ही है। और वो ट्रकिंग की जॉब भी अगर कनाडा क्रॉस बॉर्डर अमेरिका में है तो और फ्रूटफुल है। तो मैं पर्सनल बात करूं तो मैंने वहां जाके CDL भी लिया, ट्रकिंग में जॉब भी ली, और उसके बाद मैं क्रॉस बॉर्डर भी ड्राइव करता रहा, उसी में ड्राइव करता रहा। तो अगर स्किल की बात करें भैया, वो हमने कनाडा का स्किल एक्वायर किया जाके। दूसरी बात, एटीट्यूड की बात करें, अगर एटीट्यूड नहीं होता तो ड्राइविंग लाइसेंस क्लियर नहीं होता, बहुत लोग फेल होते हैं, छोड़ देते हैं हिम्मत, राइट। तो ऊपर से क्रॉस बॉर्डर जाना, राइट, एटीट्यूड नहीं होता तो इतने लंबे ट्रिप नहीं निकाल सकता है आदमी, काम नहीं कर सकता है। तो स्किल और एटीट्यूड की कोई बात नहीं है, और जिसके पास ट्रकिंग का लाइसेंस है और जॉब है उसको PR मिल जाती है बहुत आराम से, दिक्कत नहीं आती है, क्योंकि ये हार्ड टू फिल कैटेगरी में जॉब आती है, इनको पहले PR मिलती है। तो हमारी तो बहुत सारी बातें पहले हो गई, शायद भाई साहब ने वो वीडियोस नहीं देखी हैं। तो इतना स्किल होने के बाद भी, इतनी बढ़िया जॉब लेने के बाद भी जो नए इमिग्रेंट्स हैं उनको उनकी मेहनत नहीं मिलती है। जो बात बोली जाती थी ना, वहां पे पूरी मेहनत मिलती है, वहां पे सब कुछ बढ़िया होता है, वो 25 साल पुरानी बातें रही होंगी भाई साहब, आज नहीं है। आज तो बाकायदा शोषण होता है, बाकायदा। उनको पता है ये 2 साल का बंधुआ मजदूर है, इससे जब चाहे जितना चाहे जितने में चाहे काम करवाओ, ये कुछ नहीं कर सकता, कहीं नहीं जा सकता, जब तक इसके कागज नहीं आएंगे इसके गले में पट्टा है, राइट। और ये नहीं करना चाहता तो कोई इसके पीछे 4 और खड़े हैं। तो वो चीजें अब बदल गई हैं। तो स्किल और उसकी तो बात तो रहने दीजिए। अब बात आती है और तरफ बात करें। देखो जी, अगर आपके पास तो स्किल नहीं है, अगर आप इन कंट्री में जा रहे हैं, चाहे वो इंग्लैंड है, न्यूजीलैंड है, ऑस्ट्रेलिया है, अमेरिका है, कनाडा है, तो इन देशों में आप जाके जो सबसे लोअर दर्जे की जॉब्स हैं, बिल्कुल लेबर, सफाई करना, टॉयलेट क्लीन करना, रेस्टोरेंट में बर्तन धोना, और कार धोना, और मॉल्स में ऐसी पैटी जॉब्स करना, जो बिल्कुल लोवेस्ट जॉब्स हैं, वो आपको मिलेंगी और वही आपको करनी पड़ेंगी। और वो इतना खपा देती हैं जॉब्स आपको कि आप कुछ भी और करने के लायक बचते नहीं हो जल्दी। आप कुछ और पढ़ाई कर लो, कुछ बढ़िया डिग्री ले लो या कुछ कर लो, वो आपकी एनर्जी चूस लेते हैं। अगर आपके पास पैसा नहीं है तो आपको कमाने के लिए इतना स्ट्रगल करना पड़ता है उन पैटी जॉब्स में। अब बात आती है थोड़े स्किल्स की। अरे भाई, अगर आपको लगता है कि आपको बाहर के देश में जाना है, बाहर के देश में जाना बुरी बात नहीं है, ये अच्छी बात है। आप ग्रोथ चाहते हैं, आप आगे बढ़ना चाहते हैं, आप इतनी बड़ी कीमत दे के घर, जमीन, परिवार, दोस्त, मित्र, रिश्तेदार, अपना सब कुछ छोड़ के जाना चाहते हैं, तो इसके लिए जिगरा चाहिए। मैं भी गया था, राइट। लेकिन जब आप वहां जा रहे हो तो आप लेके क्या सेट ऑफ स्किल्स लेके जा रहे हो उस धरती पे सरवाइव करने के लिए? तो सबसे पहली बात है, अगर आपने जाना ही है ना, हमने 4 दिन की छुट्टियों पे जाना हो, घूमने जाना हो, कोई शादी अटेंड करने जाना हो, तो 1 महीना पहले उसकी तैयारी शुरू करते हैं। छुट्टी अप्लाई कर दो, गाड़ी की सर्विस करवा लो, कपड़ों की पैकिंग कर लो, घर में कुत्ते का इंतजाम करके जाओ, कहाँ छोड़ना है। काम वाली को पहले बोल दो 4 दिन की छुट्टी है, तो हम 1 महीना पहले से उन 4 दिन की छुट्टियों की प्लानिंग करना शुरू कर देते हैं, राइट। पर जब आप पूरी जिंदगी कहीं पे लगाना चाहते हो, उसकी कोई प्लानिंग ही नहीं है, एक ही प्लानिंग है, बस वीजा लग जाए और जहाज में चढ़ जाए। वहां जाके क्या करेंगे? आज के बच्चे वहां पर कई कई साल तक इन छोटी जॉब्स में खपते रहते हैं। एक सब्जेक्ट जो कोई डिस्कस नहीं करता है, जो मैंने पर्सनली महसूस किया, जब 18, 20, 22 साल का बच्चा इन देशों में, जब यहां से तो 10वीं पास बच्चे भेजने शुरू कर दिए। 12वीं पास बच्चा कितने साल का होता है जी? 17 साल का होता है। 17-18 साल के बच्चे को आपने स्टडी वीजा पे वहां भेज दिया, उसके पास कोई सेट ऑफ स्किल, उसको खाना भी बनाना नहीं आता है, पैसा कमाना को दूर की बात है। तो अगले 4, 5, 6 साल में वो बच्चा जब स्ट्रगल कर रहा होता है ना, वो बहुत बुरे तरीके की नेगेटिव मानसिकता से ग्रस्त होता है, क्योंकि हर जगह पे उसका शोषण हो रहा है। सॉरी, उसको काम बहुत करना पड़ रहा है, उसको एक्सप्लॉयटेशन हो रही है, उसको ट्रीटमेंट अच्छा नहीं मिल रहा है, उसको पैसे कम मिल रहे हैं,
और जो उसके साथ लोग लगे हुए हैं वो भी हारे थके हुए हैं। तो 3-4 साल में उस छोटे से 17-18 साल 20 साल के बच्चे के मन में इतनी नेगेटिविटी, इतनी उदासीनता, इतना जहर भर जाता है कि मैंने उन 18-20 साल के बच्चों को ना अजीब सी पर्सनैलिटी से ग्रस्त देखा। एक अजीब सा नेगेटिविटी से भरा हुआ, ईर्ष्या से भरा हुआ व्यक्तित्व उनका बनता जाता है। हमने कुछ करके दिखाना है, हमने अजीब सा मोटिवेशन, पॉजिटिविटी, ग्रोथ, फोकस, ये बातें उनके पास नहीं है। उनके पास गालियां हैं, उनके पास कमियां हैं जो वो दूसरों में निकाल रहे हैं, उनके पास बुरे शब्द हैं उन लोगों के लिए बोलने के लिए जो उनको एक्सप्लॉइट कर रहे हैं। वो हर वक्त नेगेटिव डिस्कस कर रहे हैं, नेगेटिव एक्सपीरियंस कर रहे हैं। तो उनकी जिंदगी में इतनी नेगेटिविटी, इतना, जिसको लोग स्ट्रगल बोल रहे हैं ना, वो स्ट्रगल का दूसरा पहलू, सिक्के का दूसरा पहलू है कि उनके व्यक्तित्व में बहुत सारी नकारात्मकता भर जाती है। उनको मेंटरशिप नहीं मिलती है जिंदगी में ग्रो करने की। 22-23-24 साल तक जब वो थोड़े मेच्योर होते हैं, कागज वागज हाथ में आ जाते हैं, तब तक तो उनकी पर्सनैलिटी दूषित हो चुकी है। वो कुछ और ही तरह से उस दुनिया को, जिंदगी को देख रहे हैं। ये भी एक पहलू है जो कोई नहीं जान रहा है। इसीलिए वो बच्चे वापस भी नहीं आना चाहते। उनको वापस आने में भी अगर क्या करना है जाके, ये ठीक है, वो ऐसा एटीट्यूड रखते हैं। उनको लगता है सारी लड़ाई तो हमने खुद लड़ी, ना घर वाले साथ आए, ना रिश्तेदार कोई आया तो है नहीं, ना हमें किसी ने फोन किया है। तो अजीब तरह से जिंदगी को रिसीव कर रहे हैं, एक्सपीरियंसेस को रिसीव कर रहे हैं। तो उन बच्चों, फिर इसीलिए हमारे बच्चे बहुत आसानी से नशों में जाते हैं। ये बात कोई नहीं बोलता जी। जो इतनी नेगेटिविटी से भरेगा, इतना तिरस्कार को झेलेगा, इतनी निम्न स्तरीय जॉब्स करेगा जिसमें उसको पैसा नहीं बन रहा, वो बचा नहीं पा रहा, घर नहीं भेज पा रहा, राइट, तो उसके लिए शाम को नशा करके सोना कौन सी बड़ी बात है? क्यों नहीं करेगा? उसको नींद नहीं आ रही है, क्या करेगा वो? नशा तो करेगा। 20-22 साल का होते होते वो पक्के तौर पे, ज्यादातर जो लड़के हैं खास तौर पे जिनसे मैं मिलता रहा हूं, उनके लिए शराब पीना तो वेरी कॉमन। खैर यहां भी पीते हैं, लेकिन वहां पे बहुत कॉमन है, पार्ट ऑफ लाइफ है, रूटीन में पीना। उनको कोई रोकने वाला नहीं है, बताने वाला नहीं, भैया इतनी छोटी उम्र में ये आदत डालोगे आगे जाके क्या करोगे, सोचते ही नहीं है वो। तो ऐसी बहुत सारी प्रॉब्लम्स हमारा यूथ फेस करता है जो यहाँ पे डिस्कस नहीं हो रही हैं, जो माँ बाप भी नजरअंदाज कर रहे हैं। हाँ, डर तो वहां पे है जी। तो लक्की भाई, इस चर्चा से मुझे एक बात बड़ी क्लियरली समझ आई कि बच्चों में गाइडेंस की कमी है, साथ में माँ बाप के अंदर भी वो गाइडेंस की कमी है। यस। तो मैंने जैसे कहा था ना कि नशा छुड़ाऊ केंद्र खुलने चाहिए, मुझे लगता है कि नॉर्थ इंडिया के ये 2 स्टेट, हरियाणा, हिमाचल और पंजाब, अब मैं हिमाचल प्रदेश को भी ऐड करूंगा, वहां भी ये थोड़ा सा कीड़ा, ये सुलेमानी कीड़ा वहां भी घुसा है कुछ लोगों में, और गुजरात, इन 3-4 स्टेट्स में मुझे लगता है कि ऐसे काउंसलिंग सेंटर्स खोले जाने चाहिए जहां पर बच्चों को एकदम स्पष्ट एक इमेज दिखाई जाए कि बेटा वो सोने की दुनिया नहीं है, वो सोने का नर्क है। वहां तुम्हारे बर्बाद होने के, अपने जीवन से हाथ धो बैठने के चांसेस ज्यादा हैं। और इसमें सबसे पहले उन माँ बाप को गाइड करने की जरूरत है कि कुछ मामलों में नो टॉलरेंस, मतलब एकदम जीरो टॉलरेंस एटीट्यूड होना चाहिए कि अगर बच्चा आप पे प्रेशर बना भी रहा है कि नहीं पापा मैं बाहर जाना, तो उनको नहीं बेटा नहीं जाना, इतने रहना इंडिया यस यस, पहली इंडिया बात रहना। ये। अपने बच्चों की काउंसलिंग आपको खुद करनी पड़ेगी। और एक और बात है, ये मैं अपने वीडियो, मेरे आप चैनल पे देख पाएंगे एक वीडियो कि जो लोग यहाँ आ चुके हैं डिपोर्ट होके, एक एंटी इंडिया लॉबी है जो तुरंत इंडिया को बदनाम करना शुरू करती है। तो उन्होंने एक नया राग अलापना शुरू किया है कि उस फ्लाइट को अमृतसर में क्यों लैंड कराया गया। इस पे आप मेरे चैनल पे एक पूरा डिटेल्ड वीडियो देख पाएंगे बहुत ही जल्द। लकी भाई, इस वीडियो से जहां तक मुझे लगता है जो लोग भी ये वीडियो देखेंगे उन्हें हमारी भावना समझ आएगी कि हम आपको ये नहीं कह रहे कि आप मत जाइए, पर अगर जा रहे हैं तो सही तरीके से जाइए और वो स्किल्स एक्वायर्ड करके जाइए जो वहां आपकी लाइफ को इजी कर देंगे। जी, स्किल्स में क्या है, लोग पूछते क्या करें भैया। बच्चा वेल्डिंग सीख सकता है, बच्चा इलेक्ट्रिशियन बन सकता है, बच्चा कारपेंटर बन सकता है, बच्चा प्लम्बर बन सकता है, यहीं से वो ट्रक चलाने की ट्रेनिंग लेके जा सकता है। ब्यूटी इंडस्ट्री में वो हेयर आर्टिस्ट बन सकता है, लड़कियां जो है मेकअप आर्टिस्ट बन सकती हैं, नेल आर्टिस्ट बन सकती हैं। बहुत सारे इंस्टीट्यूट हमारे यहाँ पे हैं जो ये सभी स्किल्स देते हैं, और ये सभी स्किल 6 महीने में 1 साल में सीखे जा सकते हैं। अगर बच्चा बाहर जाना चाहता है, आप भेजना चाहते हो, भैया उसको यहाँ से कोई स्किल दे करके भेजिए, उसको ऐसे बस उठा के फेंक मत दीजिए।
अगर उसके हाथ में स्किल होगा, उसको कॉन्फिडेंस होगा, वो जाएगा, उसको एक रिस्पेक्टफुल जॉब मिलेगी, रिस्पेक्टफुल इनकम मिलेगी, उसका वैल्यू होगा, वो पॉजिटिविटी के साथ उस स्ट्रगल को फिर वो रियल स्ट्रगल होगा, वो एक्सप्लोरेशन नहीं होगा। उसको पता है मैं स्किल्ड हूं, मुझे काम करना आता है, मैं अपने काम के पैसे ले रहा हूं, उसको मिलेंगे। वो फ्रीलांसिंग भी वहां करेगा तो भी मिल जाएंगे, लेकिन उसके पास स्किल होना चाहिए। अपने बच्चे को खाना बनाना कैसे है ये सिखा के भेजिए, अकेले कैसे सरवाइव करना है ये सिखा के भेजिए, कोई ना कोई स्किल उसको सिखा के भेजिए। ये माँ बाप की ड्यूटी है। जब आप उस बच्चे को तैयार करके भेजेंगे, फौज में जब कोई रंगरूट नया आता है ना, तो उसको सीधा जंग में नहीं भेज देते हैं, उसकी 9 महीने पहले ट्रेनिंग होती है, राइट। सो आप माउंटेनियरिंग में अगर आपको माउंटेन पे ट्रैकिंग के लिए लेके जाना चाहते हैं, तो बकायदा आपका हफ्ते 10 दिन का पहले कोर्स होता है, पहाड़ पे कैसे चढ़ना है, सामान कैसे उठाना है। अरे भैया, आप अपने जिगर के टुकड़ों को, बच्चों को, बच्चियों को वहां भेज रहे हो, ये माँ बाप की जिम्मेदारी है कि उसको, अगर बच्चा जाना चाहता है या माँ बाप भी भेजना चाहते हैं, वो अपने बच्चे को तैयार करके भेजें। अकेले कैसे सरवाइव करना है, सर्वाइवल स्किल्स सिखा के भेजें, और पैसा कैसे कमाना है वो वाले बेसिक स्किल्स सिखा के भेजें, ताकि बच्चे सही रास्ते पे रहें, पॉजिटिव रहें, ग्रो करें, उनका आत्मसम्मान बचा रहे, और हमारे देश का भी नाम रोशन करें, उनका नाम वहां पर कई बड़ी चीजों में आए, छोटी छोटी जॉब्स में नहीं। दैट्स इट जी। तो लकी भाई, इसी आपके कमेंट के चर्चा को विराम देंगे। आपने हमें समय दिया, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। हमारा चैनल है धन्यवाद। बाबा की खोटी, उसको भी शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें। और वीरेंद्र धीमान भाई का चैनल है लकी भाई का, हमारे लकी टॉक्स, उसको भी ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें। ये वीडियो आप हमारे दोनों चैनलों पे देख पाएंगे, जिस पे आपका मन करे उस पे देखें। तो लकी भाई, जय श्री राम, धन्यवाद। जय श्री राम, धन्यवाद।